इंट्रो वही सेम रहेगा जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सेक्शन 138 चेक बाउंस कैसे क्रिमिनल केस होता है। यहाँ पर 2 साल तक की जेल और डबल दी अमाउंट यानी कि जो अमाउंट बाउंस हुई है उसका डबल आपके ऊपर फाइन के रूप में लगाया जाता है। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर केस फाइल करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल नेचर का होता है। अगर कोई गलती यहाँ पर करोगे तो आपका केस खारिज हो सकता है। तो अगर आप एक्यूज्ड हो या फिर कंप्लेनेंट हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर कुछ रिसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करूंगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर ये चीज आपके चेक बाउंस केस में रहेगा तो आपका केस डिसमिस हो सकता है, खारिज हो सकता है। तो सबसे पहले यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए जरा स्टैटिस्टिक्स, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, 10% लोग सब्सक्राइब करके रखे। तो यहीं पर आपसे निवेदन है, एक छोटी सी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका केवल यही सपोर्ट हमें चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जजमेंट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई गलती देखा जाता है तो डेफिनेटली हम लोग केस को खारिज करेंगे, और ये एक गेम चेंजर जजमेंट है। तो केस का नाम है प्रकाश चिमनलाल सेठ वर्सेस जागृति क्यूआर राजापोपट 2025। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 रीड विथ 142 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज ए, मतलब ये दो सेक्शन को एक साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये रूलिंग है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर। केस फाइल करने का एक क्षेत्राधिकार होता है, इसके ऊपर केस खारिज हो सकता है। तो जजमेंट देते वक्त कोर्ट ने कहा अगर चेक किसी बैंक अकाउंट के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है तो कलेक्शन ब्रांच या ड्रॉई बैंक की लोकेशन का कोई महत्व नहीं है। ड्रॉई बैंक मतलब जिस बैंक पर चेक ड्रॉ किया गया। नेक्स्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी। ये फैसला सेक्शन 138 के प्रोसीडिंग्स में एक समानता यानी कि कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है और कंप्लेनेंट को अपने घर के जुरिस्डिक्शन से ही कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट जजमेंट की ओर आगे बढ़ूंगी। सेकेंड केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एच.एस. ओबेरॉय बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस एमएनएस वुड टेक क्रिमिनल अपील नंबर अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी नंबर 2002 ऑफ 2025। इस पर्टिकुलर केस में देखिए मैं साइटेशन इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए जजमेंट ढूंढने में आसानी रहे, आपको अगर जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा अगर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बियॉन्ड 30 डेज फाइल होती है, यानी कि 30 दिन हो चुका है उसके बाद आकर के आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, ऐसे परिस्थिति में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि विदाउट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। सुनने में बहुत बेसिक लगता है लेकिन ये बेसिक है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है। इनफैक्ट ये आपका केस खारिज भी करवा सकता है। तो कहा गया 30 दिन हो चुका है, अभी आप आकर के कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय सीमा एक स्टैट्यूटरी लिमिटेशन टाइम पीरियड है, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, इसको मानना अनिवार्य होता है। विदाउट डिले कॉन्डोनेशन आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस मामले में लिमिटेशन यानी कि समय सीमा को लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया है। यदि कोई कंप्लेंट कानून द्वारा निर्धारित 30 दिन की लिमिटेशन अवधि के बाद दाखिल की जाती है तो उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कंप्लेनेंट पार्टी सेक्शन 142 क्लॉज बी, रिपीट करूंगी फिर से, सेक्शन 142 क्लॉज बी इस पर्टिकुलर धारा के अंदर देरी माफ करने के लिए लिखित एप्लीकेशन दाखिल ना करे। आई बात समझ में? सो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले आपको ये करवाना पड़ेगा कोर्ट से। और अभी आगे सुनिए, ऐसी एप्लीकेशन के बिना कोर्ट समन्स जारी नहीं कर सकती और तो और कंप्लेंट को रद्द किया जा सकता है, यानी कि क्वैश किया जा सकता है सेक्शन 138 केस को। नेक्स्ट जजमेंट की ओर आगे बढ़ूंगी। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जहां पर कहा गया कावेरी प्लास्टिक्स वर्सेस महदूम बावा 2025 के केस में कोर्ट ने कहा कि टाइपोग्राफिकल एरर्स कैन इनवैलिडेट लीगल नोटिस। मान लीजिए आपने चेक बाउंस नोटिस ड्राफ्ट किया है,
एक जीरो एक्स्ट्रा डल गई है या फिर एक जीरो कम हो गया है या फिर रैंडम सा कोई नंबर डल चुका है बाय मिस्टेक, क्या इस परिस्थिति में आपका सेक्शन 138 का मामला चल सकता है? नहीं। टाइपोग्राफिकल एरर बहुत ज्यादा फेटल हो सकता है चेक बाउंस केस के लिए, तो जरूर लीगल नोटिस भेजने से पहले डिटेल में देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हुई है लीगल नोटिस में। और तो और ज्यादातर केसेस में देखा जाता है लीगल नोटिस एक एडवोकेट भेजते हैं तो ये पॉइंट एडवोकेट के लिए है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुल तरीके से ड्राफ्ट करे ताकि पार्टी को रिलीफ दिलाया जा सके, कोई गलती ना हो, एडवोकेट की गलती की वजह से पार्टी सफर ना करे, ये देखना है कि एडवोकेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डिलीवर्ड ऑन 19 सितंबर 2025 सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भेजे जाने वाले लीगल नोटिस में चेक पर लिखी गई एग्जैक्ट रकम की ही मांग की जानी चाहिए। ये फैसला चेक डिसऑनर केसेस से जुड़े बिजनेसेस, बैंक्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स यानी कि एडवोकेट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत भेजे गए लीगल नोटिस की वैलिडिटी डिसाइड करता है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट से हमको ये पता चला कि टाइपोग्राफिकल एरर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये गलती लीगल नोटिस को इनवैलिड कर सकता है। सो टू सम अप, सुप्रीम कोर्ट के संदेश बिल्कुल साफ है, चेक बाउंस केस के मामले में कानून सिर्फ न्याय नहीं देखता बल्कि प्रक्रिया भी देखता है। इसीलिए अपने अधिकारों के साथ साथ कानूनी नियमों को भी समझिए, क्योंकि कई बार केस की जीत या हार एक छोटी सी टेक्निकल गलती पर निर्भर होती है। तो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? कानूनी दुनिया में जानकारी ही असली ताकत है। अगर कोई डाउट होता है तो वो भी कमेंट पर लिखिए। और ये सारे जजमेंट्स जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए ताकि आपको ये जजमेंट्स के बारे में पता चले और अपने आप के साथ ही साथ आपके चारों ओर लोगों को भी आप जागरूक बना सको। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस बार से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।